बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे वाला टॉपिक आ जाता है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। ये भी न्यूप्लाज़्म की ही अंदर आती है, लेकिन कार्सिनोमा फॉर द मैलिग्नेंट फॉर्म से है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जनरली जो डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है पेनक्रियास का, उसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं या पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा कहते हैं। और दुनिया में ये ऑलमोस्ट थर्ड लीडिंग काज है डेथ में से ये, क्योंकि कोलॉन्स और लंग्स के बाद ये आती है। 2015 में क्या होता है कि 49 के यूएस में डेथ हुई थी, किस वजह से, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा की वजह से। और इसका जो सर्वाइवल रेट है वो 8%, यानी कि जिन लोगों को हो जाते हैं उनमें 8% लोग जो होते हैं वो इससे ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन वो भी कितनी टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए, उसके बाद वो उनकी भी डेथ होती है। अगर हम इसके पैथोजेनेसिस को देखें, जो पेनक्रियाटिक कैंसर होते हैं इसमें कुछ एक्वायर्ड होते हैं, कुछ इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिट का यहाँ पर सिंपली मतलब है कि जेनेटिकली सही है। इन दोनों की वजह से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस हो जाते हैं। ये म्यूटेशन हमारी बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हमारे पेनक्रियास के एपिथेलियम होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। किस फॉर्म से, नॉन न्यूप्लास्टिक फॉर्म से, यानी कि बिनाइन फॉर्म से न्यूप्लास्टिक फॉर्म में, कैंसरस फॉर्म में। अब ये जो न्यूप्लास्टिक का फॉर्म होती है ये नॉन इन्वेसिव भी हो सकती है और इन्वेसिव भी हो सकती है। अब इन्वेसिव में फिर अगेन एक जो होते हैं म्यूसिनस सिस्ट न्यूप्लाज्म ऐसी है, इसके साथ फिर वो दो तीसरी है जो पेपिलरी न्यूप्लाज्म था, वो ऑलरेडी हमने बेक पढ़ा था, सही है। ये एंट्रा डक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म से है। ये दोनों एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दूसरे में क्या आता है, पेनक्रियाटिक कैंसर, जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, डक्टल एडिनोकार्सिनोमा पेनक्रियास जिसको कहते हैं, सही है। इसको पेनक्रियाटिक न्यूप्लेसियस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल डक्ट और डक्टिल्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाते हैं, और उनमें ही मेलिग्नेंसी की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है नॉर्मल एपिथेलियम की, सही है। और इसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक एंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजियस, सही है। ये यहाँ पर इसके शॉर्ट फॉर्म है पान INS, सही है। ये क्या होगा, ये इन्वेसिव होगा, सही है। इन्वेसिव में ये क्या है, नेक्स्ट टू कार्सिनोमा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ये प्रो कार्सिनोमा फॉर्म होते हैं, सही है, प्रो कार्सिनोमा, सही है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ, ये एक नॉर्मल सेल है, सही है। ये पहले लेट से ये एक नॉर्मल एपिथेलियम होता है, उसकी ट्रांजिशन होती है किस चीज़ में, न्यूप्लास्टिक में। तो बीच में जो एरिया आती है वो कौन सा होता है, वो पेनक्रियाटिक एंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजियस होते हैं, जिसको पेन INS भी कहते हैं, सही है। इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं हमारे एपिथेलियम में आ जाती है। एपिथेलियम में ये क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम के टेलोमेयर होते हैं, सही है, हमारे क्रोमोसोम होते हैं, सही है। इसके एंड में एक जगह होती है जिसको क्या बोलते हैं, इस तरह एंड में टेलोमेयर होती है, सही है। इसका अपना लेंथ होता है। जब इसका लेंथ शॉर्ट हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम में डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज शुरू हो जाती है। और ये एबनॉर्मलिटीज जो होती है क्रोमोसोम के अंदर, ये क्या काज करते हैं, ये कैंसर काज करते हैं। इसलिए ये भी शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर जो है कैंसर के लिए एक किस्म की निशानी है, हॉलमार्क्स है। अब फिर आगे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किए, तो उसमें क्या कहते हैं कि 4 सोमेटिक म्यूटेशंस होते हैं, 4 4 जीन में, सॉरी 4 जीन्स में सोमेटिक म्यूटेशंस होती है, सही है। एक को कहते हैं क्रॉस, दूसरे को कहते हैं P16 या CDKN2A, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसके अलावा SMAD4 ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और TP53 ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। लेकिन जो क्रॉस है ये ऑन्कोजीन है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑन्कोजीन है जो फ्रिक्वेंटली अल्टर होती है, यानी सबसे ज़्यादा म्यूटेशन जो होती है सबसे ज़्यादा टाइम्स में वो इसमें होती है। इसमें कौन सी किस्म की म्यूटेशन होती है, 90% ऑफ द केसेस में यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होती है। जब ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, इस जीन की जो GTPase एक्टिविटी होती है वो एक्टिव हो जाती है, सही है, बहुत ज़्यादा। जब ये एक्टिव हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोड्यूस कर देती है, और ये इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग क्या करते हैं, ये ऑन्कोजेनेसिस करते हैं। और ऑन्कोजेनेसिस की वजह से वहाँ पर क्या बनती है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है, डिवीजन इंक्रीज हो जाती है, और ये कार्सिनोजेनेसिस है, और वहाँ पर इस तरह एक ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाती है। अब जो P16 जीन है यहाँ पर, सही है, यहाँ पर ये जीन क्या करता है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इसकी इनएक्टिवेशन होगा, सही है, इनएक्टिवेशन। क्रॉस की एक्टिवेशन होता है, इसकी इनएक्टिवेशन होगा। अब क्रॉस मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्टिवेटेड जीन है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनएक्टिवेटेड जीन है, सही है। इसमें 90% ऑफ द केसेस में इसमें म्यूटेशन हो जाती है और ये इनएक्टिव हो जाती है। ये क्या करते हैं, एक्चुअली जब सेल साइकिल होते हैं, सही है, डिफरेंट पेजेस इसके होते हैं, S पेज होता है, G1 पेज होता है, G2 पेज होता है, इस तरह बहुत सारे, सही है। इसमें किसी भी जगह पर जब कोई वो आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो वहाँ पर एक चेक पॉइंट होते हैं, वो वहाँ पर ये साइकिल स्टॉप कर देते हैं कि ये फर्दर डिवीजन ना करे, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए मुफीद नहीं है। तो यहाँ पर जब इसमें इनएक्टिवेशन हो जाती है तो ये चेक पॉइंट जो होते हैं वहाँ पर एबनॉर्मल हो जाता है। अब ये चेक पॉइंट इसी तरह एबनॉर्मल सेल्स को रोक नहीं सकता, इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है जो कि डिफरेंट ट्यूमर काज करते हैं, और उसमें कुछ जो होते हैं P16 जो होते हैं पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा काज करते हैं। तीसरा जीन जो है SMAD4, ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है।
लेकिन म्यूटेशन की वजह से ये भी इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इसकी इनएक्टिवेशन जो होती है वो अन्य 55% ऑफ द पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में होते हैं। इसका फंक्शन क्या करता है क्या होता है कि ये एक्चुअली सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं, डाउनस्ट्रीम ट्रांसडक्शन से है। यहाँ पर सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियस तक जो डिफरेंट सिग्नल ट्रांसमिशन होती है, कौन से रिसेप्टर्स के लिए, ट्रांसफार्मर ग्रोथ फैक्टर बीटा के रिसेप्टर्स के लिए सही है। तो जब ये प्रोसेस नहीं होती म्यूटेशन की वजह से तो ऑन्कोजेनेसिस होता है सही है, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है वो यहाँ पर स्टॉप हो गया है और इसी तरह ट्यूमर बनता है। TP53 जीन ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये जो होता है ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द केसेस में इसकी म्यूटेशन होती है। और ये क्या एनकोड करता है, ये एक्चुअली P53 प्रोटीन एनकोड करता है। ये प्रोटीन किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, ये चेक पॉइंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है जो चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा एपोप्टोसिस एंड सिनेसिस में इन्वॉल्व होती है, फिर ये एपोप्टोसिस और सिनेसिस नहीं होते और इसी तरह एबनॉर्मल सेल्स भी वो रहते हैं, उनके प्रोडक्शन और सर्वाइवल होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात की थी कि ब्रेका2 जीन जो है सही है, ब्रेका2 जीन ये जो होता है ये भी पेनक्रियाटिक कैंसर में इसकी म्यूटेशन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर ये पेनक्रियाटिक कैंसर जो है ये पेनक्रियास के हेड में होती है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं जिसकी वजह से जॉइंटिस होती है, इसी है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन अगर बाय बॉडी और टेल में ये ट्यूमर बन जाती है तो ये बाइल सिस्टम पर इसका किसी किस्म की कोई असर नहीं होता। ये हमारे साथ क्या है, एनाटॉमी है सी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पेनक्रियाज है, ये ड्यूडिनम है और यहाँ से इस तरह बाइल डक्ट आती है। तो जब इस रीजन में होता है से तो जब ये बढ़ जाता है तो ये हमारे इस बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से जॉइंटिस होती है उस बंदे को। लेकिन अगर इस रीजन में होती है, इस रीजन में होती है तो इसका बाइल सिस्टम के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता सही है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो पेनक्रियाटिक कैंसर होती है कुछ जो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में यानी पीछे की तरफ ये स्प्रेड हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स होती है उसको कंप्रेस कर देते हैं तो उस बंदी को पेन होता है। और
जितनी भी ऑर्गन्स वहाँ पर पड़े रहते हैं, जिस तरह स्प्लीन हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया एंड स्टमक हो गया, उनको भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं, उसमें पेनिट्रेट कर देते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं डिफरेंट लिम्फ नोड्स को, जो पेरिपेनक्रियाटिक लिम्फ नोड्स होती है, गैस्ट्रिक एंड ओमेंटल लिम्फ नोड्स जो होती है। पेरिपेनक्रियाटिक का मतलब ये है कि पेनक्रियास के इर्द गिर्द जो होती है, और इसके अलावा पोर्टा हेपेटिक लिम्फ नोड्स ही है। इसके अलावा ये भी मेटास्टेसिस भी करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें क्या मिलता है, डिफरेंट जगहों पर इसके डिपॉजिट्स मिलती हैं, और ये इस मेटास्टेसिस की वजह से ये लिवर को इनलार्ज कर देते हैं। इसका मतलब ये कि लिवर में भी अपनी जो कंटेंट्स है उसको बेच देते हैं मेटास्टेसिस के थ्रू। फॉर मेटास्टेसिस में या बहुत अवे मेटास्टेसिस में ये कहाँ पर मेटास्टेसिस करते हैं, लंग्स और बोन्स में ये मेटास्टेसिस करते हैं। माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हम ये देखें तो ये माइल्ड या पोरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा होता है। इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो एबोर्टिव होते हैं, यानी कि नॉन फंक्शनल होते हैं। ये म्यूसिन्स की बहुत सारी सिक्रेशन करते हैं। इसकी जो सेल्स होती है वो क्लस्टर होते हैं, एक जगह पर नॉर्मल पैटर्न में नहीं होती। अगर हम इसके ग्रोथ पैटर्न को देख लेते हैं तो ये एग्रेसिव होती है, इनफिल्ट्रेटिव होती है। इन दोनों का सिंपली मतलब ये कि ये इन्वेसिव ट्यूमर्स होगा, सही है। और जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी डीपली होगी, यानी कि इर्द गिर्द टिश्यू को भी डैमेज करेगा। इसके अलावा जो पेरिन्यूलर ऑर्गन्स होते हैं, चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो पेरिटोनियम के, उसको भी इन्वॉल्व कर देते हैं और लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट भी कर देते हैं। अब इसी ही मॉर्फोलॉजी टॉपिक के अंदर एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा के बारे में बताते हैं, इसी है। अब ये एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा जो होता है ये एक लेस कॉमन फॉर्म होता है पेनक्रियाटिक कैंसर में। इसमें एक्चुअली क्या होता है, स्क्वेमस डिफरेंशिएशन होती है, लेकिन फोकल होती है, यानी कि लोकलाइज्ड होती है, थोड़ी थोड़ी जगहों में इस तरह पाई जाती है, सही है। और स्क्वेमस डिफरेंशिएशन के साथ साथ ग्रेनुलर डिफरेंशिएशन भी होता है। अब इसका क्या मतलब है, ग्रेन्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन साथ में जो सेल्स होंगे वो क्या किस तरह होंगे, वो स्क्वेमस फॉर्म में होंगे, सही है। अब या इसके अलावा अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा होगा, जिसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट लाइक जेंट सेल्स होंगे, और इसका अगर हम पीछे चले जाए तो इसका लिनिएज कौन से जगह से होगा, मोनोसाइट लिनिएज से होगा, सही है। यानी कि जो मैक्रोफेजेस जिस सेल से बने वो मोनोसाइट्स थे ना, वो भी हमारे जो ब्लड सेल्स के लिनिएज वहां से आते थे, तो वहां से ही इनका ओरिजिन होगा, सही है। तो ये एक किस्म की न्यूप्लाज्म है जो कि बहुत अनकॉमन है, सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा की क्लिनिकल फीचर्स। जो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होता है ये एक्चुअली ये साइलेंट रहता है, यानी कि ये साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता। कब तक प्रोड्यूस नहीं करता, जब तक ये अपने इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को अपनी गियर में नहीं लेते, उनको टच नहीं करते। जब ये इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं तो सबसे पहला साइन जो आता है वो क्या होता है, पेन होता है। और जब पेन आ जाता है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेट होता है, यानी कि इस टाइम इसका क्योर करना मुश्किल होता है। और अगर पेनक्रियास का हेड इन्वॉल्व है तो यहाँ पर क्या होगा, जॉइंटनेस होगा, सही है। ये क्यों इस तरह होता है, क्योंकि इसका अवेयरनेस अबाउट द क्योर जो है वो बहुत कम है। और जब ये एडवांस स्टेज पर चला जाता है तो वहाँ पर बंदे को वेट लॉस होते हैं, मलेज होते हैं, यानी जनरल डिस्कम्फर्ट होते हैं, और वीकनेस होता है, सही है। इसके अलावा 10% ऑफ पेशेंट हम देख रहे थे उसमें माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होते हैं, इसको ट्रोसिस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वेन्स की इन्फ्लेमेशन होती है, सही है, वेन्स की इन्फ्लेमेशन होती है, और उसके साथ साथ वहाँ पर थ्रोम्बस भी बना जाता है, सही है, इस वजह से। और माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में और क्या होता है कि यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स बनती है और प्रोकोगुलेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंट थ्रोम्बस बन जाते हैं, सही है। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, तो हमें पता चलता है कि ये किस किस्म के पेनक्रियाटिक कैंसर है, सही है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो पेनक्रियाटिक कैंसर होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ इसके साइन सिम्टम्स और भी खतरनाक होती जाती है, और ये पेशेंट की लाइफ को भी खतरा कर सकता है, सही है। उनको डेथ का भी केस हो सकते हैं। लेस देन 20% जो होते हैं वो डायग्नोज्ड हो जाती है और वो रिसेक्टेबल होती है, सही है, यानी कि अर्ली डायग्नोज हो जाती है। लेकिन ये बहुत कम रेशियो, लेस देन 20 यानी मोर देन 80% जो होते हैं वो जल्दी डायग्नोज नहीं होते। डायग्नोज के लिए हम क्या कर देते हैं, बायोमार्कर्स के लिए टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ताकि इसके अर्ली डिटेक्शन हो। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में हम कहते हैं सीरम देख लेते हैं, सीरम में क्या होते हैं, एलिवेटेड एंजाइम्स और बायोमार्कर्स होते हैं, लेकिन ये जो एंजाइम्स और बायोमार्कर्स होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं और नॉन सेंसिटिव होते हैं, सही है। इसकी अपनी नेम्स भी है, यहाँ पर लिखी हुई है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंड CA19-9 एंटीजन से है। ये दोनों क्या है, इसके वो है, सही है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एक बायोमार्कर है, और दूसरा जो CA19-9 एंटीजन है, ये सही है। ये दो बायोमार्कर्स हो गई, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, इसी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। यूजफुल इन्वेस्टिगेशन मेथड हम कैसे एंडोस्कोपी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू, और हाई रेजोल्यूशन के एक्सरे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आ जाते हैं ये लोग, यहाँ पर समरी बताते हैं पेनक्रियाटिक न्यूप्लाज्म की। इस समरी में क्या कहते हैं कि जो पेनक्रियाटिक कैंसर होती है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, नॉन इन्वेसिव प्रिकर्सर लीजन के, जिसको हम पेन INS कहते थे, क्योंकि ये क्या था, प्रो न्यूप्लास्टिक
फॉर्म था प्रोन्यूप्लास्टिक फॉर्म, यानी कि ये अभी तक कैंसर नहीं बना था, लेकिन ये कैंसर बना सकते थे। इसमें क्या होते हैं, म्यूटेशन होती थी 4 जीन्स में। इसमें एक ऑन्कोजीन है जिसको क्रॉस कहते थे, और 3 ट्यूमर सप्रेसर जीन थी जिसमें CDK92A था, एक TP53 था और SMAD4 था। और ये जो न्यूप्लाज़्म होते थे, ये एक्चुअली डक्टल एडेनोकार्सिनोमास होते थे, और जो प्रोड्यूस करते थे इंटेंस डिस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, यानी कि वहाँ पर ये क्या बनाता था, फिब्रोसिस बनाता था। सही है। इसके अलावा जो मोस्टली पेनक्रियाटिक कैंसर जो थे, ये इस इनके अर्ली डायग्नोसिस नहीं होती। इनके डायग्नोसिस जब हो जाते हैं तो वो बहुत एडवांस स्टेज में होती है, यानी कि एंड स्टेज में होते हैं। इस वजह से इसकी वजह से डेथ्स के रेट बहुत ज़्यादा है। सही है। इसके अलावा अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को देख लेते हैं तो वो कौन से कार्सिनोमा होते हैं, जब हेड ऑफ द पेनक्रियाज में होती है। सही है। और बहुत सारे पेशेंट में यहाँ पर डिबिलिएटिंग पेन उनको होता है। जब कार्सिनोमा जो होते हैं टेल ऑफ द पेनक्रियाज में होते हैं तो वो लेट जो होते हैं डिटेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जॉन्डिस का साइन हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ये हमारा जो बिलियरी सिस्टम है या गॉलब्लैडर के सिस्टम है उसके साथ किसी किस्म की ताल्लुक नहीं रखता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।